सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वह क्लास होगा हिंदी वर्णमाला में वर्णों के भेद से रिलेटेड। वर्णों के जो मुख्य भेद होते हैं मैं उस पर डिटेल्स और डीपली बात करूंगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वर्णों के भेद को पहले जानते हैं। ऐसे पिछले क्लास में हमने वर्ण की परिभाषा दी और वर्णमाला किसे कहते हैं उन बातों को बताया। वर्णों के भेद के अंतर्गत दो भेद भी बताए, जिसमें स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की बात करी हमने आपसे। दूसरी चीज़ है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल कितनी संख्या होती है उस पर भी बात करी आपसे। अभी हम वर्णों के भेद में खास करके व्यंजन वर्ण पर फोकस देंगे यहाँ पे। तो पहले टॉपिक लिखते हैं फिर बात करते हैं। वर्णों के भेद। वर्णों के भेद मुख्य रूप से हिंदी वर्णमाला में वर्णों के दो भेद बताए गए। उसमें पहला है आपका स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को अंग्रेजी में अगर कहें तो इसको वोवेल कहते हैं और इसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। व्यंजन वर्ण को कॉन्सोनेंट कहते हैं, वोवेल, और इसको कॉन्सोनेंट। अगर ये संस्कृत की बात करें यहाँ पे तो इसको कहते हैं अच और इसको कहते हैं हल। मान लो कि क्यों ऐसा लिखा हमने, ये ऐसा क्यों लिखा। संस्कृत की बात जो आती है यही तो मूल आधार है हम लोगों का, और खास करके हिंदी की उत्पत्ति भी संस्कृत भाषा से ही हुई। तो इसलिए इसको जानना जरूरी था कि कम से कम आप जानिए स्वर वर्ण, उसको अंग्रेजी में वोवेल, संस्कृत में एच, और यहाँ व्यंजन वर्ण अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट, संस्कृत में हल कहते हैं। अब ये अच और हल क्या होता है, थोड़ा सा हल्का एक प्रकाश डालेंगे अच और हल पर। अच जो होता है वह महेश्वर सूत्र का से लिया हुआ ये अल्फाबेटिकल शब्द है, और यहां भी वही बात है। महेश्वर सूत्र जो 14 सूत्र संस्कृत में बताए गए हैं, उन सूत्रों को एक बार मैं पढ़ देता हूं यहां से, कारण कि जब वर्गीकरण दे रहे हैं तो पढ़ना जरूरी है। और संस्कृत का नाम जैसे लिया जाता है, ये देवताओं की वाणी, देवताओं की भाषा, सुंदर हाथों से निर्माण की गई भाषा, और उसी भाषा से लिया गया हिंदी का वह स्वरूप, वह रूप, वह निखार जिसको हम यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। तो एक बार महेश्वर सूत्र की चर्चा एकदम जल्दी। 14 सूत्र है, जिस सूत्र में आई ऊना रिल रिक योंग यों छवरट लंग यम गन्नम झबिया झब गर्दस खप छपतो चपतो कपिया सस्सर हल। और ये 14 सूत्र के आधार पर ही ये 14 सूत्र में क्या है, वर्णों का जिक्र किया गया है। संस्कृत में वर्णों का जिक्र किया गया और उसी से लिया गया है अच, और यहाँ पर हल। अगर कहोगे कि अच में क्या होता है, तो संस्कृत वर्णमाला में अ ई उ न री ली यों ये योंग ये यों च, अब च लास्ट में आ गया, औ तक जाते हैं, यहाँ ये स्वर वर्ण आ जाते हैं। और हल में भी उसी तरह से हैवरट लन यमगरनम झबया जब गर्दस खप छटतो चटतो कपिया ससर हल, और लास्ट में वही आता है। तो इसलिए ये व्यंजन वर्ण और यहाँ पर समाप्ति हमारी होती है। अब चलो मैं बताऊं यहाँ पर
यहाँ ये स्वर वर्ण के जो भेद हैं, ये ह्रस्व स्वर और यहाँ दीर्घ स्वर, ये दो भेद। दीर्घ स्वर, ह्रस्व और दीर्घ, ये दो स्वर यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि मुख्य रूप से दो ही इसके स्वरूप हैं। एक और अगर ले लें तो प्लुत स्वर, जिसका खास करके प्रयोग कम होता है, लेकिन कम कैसे कहा जाए, संगीत साहित्य में तो ज्यादातर प्लुत स्वर का ही उपयोग किया जाता है। अब चलिए मैं इसकी चर्चा कल ये पिछले क्लास में हमने करी, ह्रस्व और दीर्घ स्वर की चर्चा, प्लुत स्वर पर भी छोटा सा टिप्पणी दिया। लेकिन आज मेरा फोकस कॉन्सोनेंट पर है, कॉन्सोनेंट पर है। लेकिन फिर भी पिछले क्लास में हमने बताया जब वर्णों के भेद लिखते हैं और खास करके कॉन्सोनेंट के भेद, तो पूरे वर्ण से हमने लिया। और कॉन्सोनेंट के भेद यानी व्यंजन वर्ण के भेद जब करेंगे तो इसमें मैं देख लेता हूं कि ये व्यंजन वर्ण में कौन कौन से वर्ण हैं। थोड़ा सा और ऊपर करता हूं, कारण कि व्यंजन वर्ण में थोड़ा डीपली पढ़ना है हम लोगों को। व्यंजन वर्ण में अब यहां पर स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन और चौथा आगत व्यंजन और पांचवा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। देखो थोड़ा सा घना लिखा गया, इसको मैं ठीक से लिख दूं फिर एक बार। उस व्यंजन यहां आगत व्यंजन और यहां संयुक्त व्यंजन। ये पांच भेद, 1 2 3 4 5 व्यंजन वर्ण के 5 भेद बताए गए। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, 5 भेद बताए गए। और ये 5 भेद जो बताए गए, इस पांचों भेद में आपने देखा स्पर्श व्यंजन में क्या होता है। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत इसकी संख्या कितनी होती है, तो ये 25 होती है। संख्या कितनी होती है यहीं पर लिख देते हैं 25। ये 25 कहां से, क वर्ग से पावर तक। ये स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अब सवाल खड़ा होता है कि स्पर्श व्यंजन कहते किसे, यानी कंठ से, हमारे कंठ से जो हवा निकलती है वह मुंह के किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकल जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा स्पर्श व्यंजन। कहीं ना कहीं टच करती है, स्पर्श करती है, उसको छूती। कंठ से जो हवा निकलती है मुंह के किसी पार्ट को स्पर्श करते हुए, मुंह के किसी भाग को छूते हुए बाहर निकल जाती है, स्पर्श करते हुए निकलती है, इसलिए इस व्यंजन का नाम पड़ा स्पर्श व्यंजन। और यह कवर्ग से पवर्ग तक। कवर्ग आप समझ रहे हो, क ख ग घ अंग, एक कवर्ग है। उसके बाद चवर्ग आएगा, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये 25 हो जाते हैं।
आप समझ स्पर्श व्यंजन क्या है और इसकी संख्या कितनी है, और बारीकी से लिख भी लोगे कि स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इसमें इसके अंतर्गत इसकी संख्या होती है 4। अब ये 4 संख्या होती है स्पर्श व्यंजन अंतस्थ की। अंतस्थ व्यंजन में 4 है, और ये है य र ल व, य र ल व, ये 4 हो गए। अब इसके बाद उष्म व्यंजन, इसकी संख्या भी 4 है, ये भी 4 है। अब ये 4 है, यहां तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ये ह, इसकी संख्या भी 4 है। उसके बाद आगत व्यंजन। अब देखो एक नया व्यंजन यहां पर आता है, आगत व्यंजन। आगत व्यंजन जैसे हिंदी भाषा में आप देखते हो कि बहुत सारे शब्द का इस्तेमाल किए जाते हैं। फारसी है, उर्दू है, अरबी है, अंग्रेजी है। अब उसके उच्चारण के लिए हिंदी सही उच्चारण करने के लिए हिंदी में ज और फ, आप देखते हो कि ज जो लिखते हैं, ज पर इस तरह का एक नुक्ता लगाते हैं, और फ लिखते हैं इस तरह से एक नुक्ता लगाते हैं। और ये नुक्ता वाला जो व्यंजन होता है ये आगत व्यंजन कहलाता है। जैसे मैं इससे शब्द बताऊं तो इसके लिए जरा, अरे जैसी इसमें आप नुक्ता लगाओगे, ये नुक्ता शब्द का इस्तेमाल कहां किया जाता है? उर्दू भाषा में, तो इसको कहते हैं नुक्ता। अब जैसे अब यहां पर नुक्ता नहीं लगाया तो लिखेंगे क्या? तो जरा, कोई पावर नहीं है। अब अगर इसके उच्चारण को थोड़ा सा अगर ये बढ़ा दें, ये नुक्ता लगा दें यहां पे, तो ये हो जाएगा एक पावर, जरा। इस तरह से आप देखते हो एक लिखा जाए जेबरा, एक पावर हो गया जेबरा, जब इसमें नुक्ता लगा जेबरा, लगता है कि पूरा पावर में। ये आगत व्यंजन वर्ग के अंतर्गत इस तरह से आप देखते हो कि फा से फा में नुक्ता लगाओ, फौरन एक पावर देगा। अब पावर यहां बना रहा है, ये पावर कौन बना रहा है? नुक्ता बना रहा है। इसलिए इस व्यंजन वर्ण, इस टाइप का व्यंजन वर्ण जो है, ये व्यंजन वर्ण आगत व्यंजन वर्ण कहलाता है। अब चलिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वर्ण में इसकी भी संख्या 4 होती है। 4 संख्या 4 हो गई, और ये हो गया कौन कौन सा है भाई? तो 6, 6 त्र ज्ञ स्र, ये 4 संख्या आ गई। अब मैं एक बात, अब यहां पर ये संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाए। अब संयुक्त व्यंजन वर्ण, अब यहां मैं अंतस्थ की बात पहले करूं, फिर लास्ट में संयुक्त व्यंजन वर्ण की बात। अंतस्थ, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की को डिफाइन हमने किया। स्पर्श व्यंजन में हमने कहा कि कंठ से जो हवा निकलती है मुख के किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकल जाती है, तो स्पर्श, अब स्पर्श करती है, टच करती है, छूती है, इसलिए इसका नाम पड़ा स्पर्श व्यंजन। कवर्ग से पवर्ग तक 25 वर्ण हो गए। अंतस्थ, अंतस्थ का मतलब होता है कि दोनों के बीच की स्थिति, दोनों के यानी स्वर और व्यंजन वर्ण के बीच की स्थिति जो होती है वो अंतस्थ कहलाती है। यानी इस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण से ज्यादा तथा व्यंजन वर्ण से कम समय लगता है, इसलिए इस व्यंजन वर्ण को
अंतस्थ व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं। यानी इसका उच्चारण जो होता है वह स्वर वर्ण से ज्यादा तथा व्यंजन वर्ण से कम समय में हो जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा अंतस्थ। यानी बीच की स्थिति है, स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति है, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहा गया, जो यरा लवा। अब उष्म व्यंजन में क्या होता है कि आप देखोगे कि हमारा इसका जब उच्चारण करते हैं तब मुख से गर्म हवा निकलती है, ऊष्मा निकलती है। अब गर्म हवा निकले, ऊष्मा निकले, तो इसलिए इस व्यंजन का नाम पड़ा ये ऊष्म व्यंजन। ऊष्मा निकाल लेगी, गर्म हवा निकाल लेगी इसके उच्चारण में, इसलिए ऊष्म व्यंजन। अगर आप समझ गए एक पावरफुल, अब विदेशी शब्द जो विदेशी शब्द लिए गए हिंदी भाषा में और उसके सही उच्चारण के लिए ज पर नुक्ता दिया हुआ और फ पर नुक्ता दिया हुआ, इस तरह से इस तरह का जो लेटर होगा, इस तरह का जो अक्षर होगा, इस तरह का जो वर्ण होगा वो आगत वर्ण कहलाएगा। और संयुक्त व्यंजन वर्ण, अब देखो संयुक्त व्यंजन वर्ण में आपको बताए कि छ त्र ज्ञ स्र, ये संयुक्त व्यंजन। अब इसमें भी भेद हो गए, अब मैं उसके भेद पर भी चर्चा करूंगा, पहले इधर चर्चा कर। अब यहां पर एक और आएगा, 25 है। स्पर्श व्यंजन वर्ण में स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसका एक और रूप आया, इसी में से एक खंड आया है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। आखिर जब इसी में से आया तो इसी में कोई लेटर होगा भाई। अब इसमें कोई लेटर होगा तो वो लेटर मैं लिख दूं यहां पर च, छ, ज और झ। ये चार वर्ण होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब यहां पर स्पर्श संघर्षी व्यंजन में चार वर्ण आते हैं। क्यों ऐसा दे रहा हूं? कारण कि स्पर्श व्यंजन तो आप जान रहे हो, कहीं आपके कंपटीशन में पूछा गया कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन इसमें से कौन है, तो आप तो स्पर्श व्यंजन पढ़ चुके हो कवर्ग से पवर्ग तक, लेकिन स्पर्श संघर्षी अगर नहीं बताएंगे तो ये तो चार होते हैं, छ छ ज झ, और यहां तक कवर्ग से पवर्ग तक है। आप तो बिल्कुल मिसमाइंड कर जाओगे यहां और यहां फेल हो जाओगे। इसलिए एक एक बात हमको बताना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है। इन चीजों को आप जानिए, सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए। इसको कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो चलिए इसमें से आपने दो चीज, एक चीज छांट दिया, दो चीजों को देखा आपने, स्पर्श व्यंजन कवर्ग से पवर्ग तक, और इसी में चवर्ग जो था, चवर्ग में अचवर्ग में भी यह नहीं है, इसका यह नहीं दिया यहां पर, सिर्फ चार वर्ण, सिर्फ इसकी संख्या हो गई चार। स्पर्श संघर्षी व्यंजन सिर्फ चार ही होते हैं, छ छ ज झ। चलिए अब मैं अंतस्थ की बात करूं, इसके भी कुछ रूप होते हैं। अब चलिए ये रूप थोड़ा सा देखते हैं। स्पर्श अंतस्थ व्यंजन वर्ण के कुछ रूप होते हैं, वह होते हैं, अब यहां ये चार वर्ण यहां पर दिए हुए, चार वर्ण यहां है, अब य और व। अब देखो दो वर्ण यहां छांट लिया। क्यों छांट लिया? दो वर्ण यहां पर छटनी किया हमने, य व।
अब इसको आप जानते हो, जब अंग्रेजी ग्रामर आप पढ़ते हो तो सेमी भावेल सुना होगा नाम, सेमी भावेल। उसमें W और Y दो लेटर होते हैं, W और Y दो लेटर होते हैं। अगर सेमी भावेल कहा जाए तब भावेल का मतलब तो स्वर ही होता है ना, अर्ध स्वर वर्ण। इसको क्या कहेंगे, एक पावर हो गया मेरा अर्ध स्वर वर्ण, अर्ध स्वर वर्ण, अर्ध स्वर वर्ण। इसमें हो गया य और व, ये दो वर्ण आ गए अर्ध स्वर वर्ण। अंग्रेजी में आप जानते हो सेमी भावेल। अब देखो, आप कहोगे कि तो बड़ा खतरा हो गया यहां पर, आप ही के नजर में आएगा कि ये तो खतरा हो गया। एक व्यंजन वर्ण पढ़ा रहे थे व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्ण के भेद में आ गया अर्ध स्वर वर्ण। आपको देखकर बड़ा अजूबा लगेगा, लेकिन क्या करोगे, व्याकरण नियम के भी कुछ अपवाद होते हैं। इसी बात को जानो समझो, इतना ही समझो, दूसरा क्या समझोगे। आखिर सेमी भावेल कहीं ना कहीं कुछ है, ऐसा सुना होगा जब अंग्रेजी ग्रामर पढ़ा होगा तो। और उसमें W और Y होते, Y यहां आ गए और W आ गए यहां पर, य और व, अर्ध स्वर वर्ण कहला है। अब दूसरा इसका एक है लुंठित वर्ण होता है, लुंठित, इसको लुंठित वर्ण कहें। इसमें सिर्फ एक आता है, एक वर्ण आता है जो होता है र, ये लुंठित। ये बहुत माने कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट। अब लुंठित वर्ण कौन, अब पता नहीं चलेगा कि भाई इतना पढ़ लिया हमने, अब लुंठित का पता नहीं चला। अगर पूरा का पूरा विश्लेषण नहीं दूं तो हो सकता है कि कुछ अधूरा चीज छूट जाए आपसे। हम क्यों छोड़ेंगे, कंपटीशन में एक एक लेटर का इंपॉर्टेंस होता है, कब क्या पूछेगा पता नहीं। लुंठित वर्ण क्या है भाई, ये तो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत ही आता है ना। ये है क्या, र। अगर र का उच्चारण करते हो तो जीभ जो है, जिह्वा आपकी बेलन के समान मुड़ जाती है, बेलन बन जाती है, रौल बन जाती है, तब बेलन के समान जिह्वा बन जाती है। इसने कहा कि यह वर्ण लुंठित वर्ण। और उसके बाद तीसरा इसका वर्ण आता है, वह है पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक वर्ण में एक ही लेटर आता है जो होता है ल। अब देखो यहीं से ल लिया है, ये पार्श्विक वर्ण। अब ये पार्श्विक वर्ण जो होता है, इसमें इसका जब ये ल का उच्चारण करोगे, ल आप उच्चारण करके ही देख लेना। जब उच्चारण करोगे तो जिह्वा जो है ऊपर वाली दांत, ऊपर वाले जबड़े की दांत के मसूड़े में टच करती है, और ऊपर वाले जबड़े के मसूड़े में जैसे ल का उच्चारण करोगे टच करेगी, और जीभ के दोनों साइड से हवा बाहर आ जाती। इसलिए इसको पार्श्विक वर्ण कहा कि दोनों साइड से हवा निकलती है। ये पार्श्विक वर्ण है जो ल है। आपने अर्ध स्वर देखा, य व, लुंठित वर्ण देखा र, और पार्श्विक वर्ण देखा ल। तीन वर्ण इसमें से आ गए अंतस्थ के अंतर्गत। ये अंतस्थ के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए मैं इसी से ले लिया। अब मैं थोड़ा सा और इधर विश्लेषण करूं।
अब संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण इसके भी कुछ रूप होते हैं, दो टाइप हैं इसके। अब यहां पर मैं बताऊं, संयुक्त व्यंजन वर्ण में तीन अलग और एक अलग, इसमें क्षत्रज्ञ, इसको कहते हैं परंपरागत संयुक्त व्यंजन। ऐसे परंपरागत संयुक्त व्यंजन स्र भी है, ये भी अलग नहीं है, लेकिन मैं छांट देता हूं स्र को। स्र का एक दूसरा नाम मिश्रित, ये मिश्रित वर्ण कहलाता है, मिश्रित वर्ण। और एक तीसरा और ले ले, जो इसका अंश तो नहीं है लेकिन हम देना चाहेंगे, हमारे और आपके द्वारा बनाए गए संयुक्त वर्ण। हमारे और आपके द्वारा बनाए गए वर्ण, द्वारा बनाए गए। अब चलो इसको ऊपर मैं स्पष्ट कर दूंगा, कारण कि यहां जगह कम है, मैं दिखा रहा था। परंपरागत संयुक्त व्यंजन वर्ण और एक मिश्रित हमने दिया, मिश्रित वर्ण। अगर क्यों दिया, कभी कभी कंपटीशन में आपसे, अब देखो सीधा का सीधा सवाल पूछे तो अब तो आप बता सकते हो ना। संयुक्त व्यंजन पूछे तो आपको संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ और स्र है, ये संयुक्त व्यंजन है। लेकिन सेपरेट करके अगर पूछ दे कि मिश्रित वर्ण, मिश्रित व्यंजन वर्ण कौन है, तब आप क्या कहोगे? ऐसे से निकला तो है। तब तो मिश्रित में एक ही वर्ण आता है, वह होता है स्र। एक ही वर्ण आता है, वह होता है स्र। अब चलिए परंपरागत, ये भी परंपरागत है, स्र है, लेकिन अगर इसमें छटनी कर दे तो मिश्रित में आप स्र को लिखें, ज्यादा, ये परंपरागत में 3 ही लिखें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, और मिश्रित व्यंजन वर्ण में आप स्र को लिखें। और हमारे और आपके द्वारा बनाए गए संयुक्त वर्ण होते हैं, जैसे आप शब्द लिखते हो, मैं आगे उसका विश्लेषण करता हूं तो उसको आप जान लें। ये परंपरागत संयुक्त व्यंजन जो है, पहला है उसमें संयुक्त व्यंजन में परंपरागत। अब परंपरागत व्यंजन की बात करते हैं तो इसमें आपको आता है छ। अब ये छ क्या, छ का वर्ण भेद, इसमें संयुक्त है तो कुछ वर्ण मिले हुए हैं। अब यहां पर देखिए, क हलंत जोड़ मूर्धन्य श हलंत जोड़ अ, तब बनता है छ। अब यहां त्र में त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ, तब बना है त्र। ज्ञ ज हलंत जोड़ य हलंत जोड़ अ, तब बना है ज्ञ। ये परंपरागत लगातार हम लोग प्रयोग करते आ रहे हैं। स्र भी परंपरागत है, लेकिन मिश्रित वर्ण में रखा है, मिश्रित वर्ण में स्र रखा, और स्र में स हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ, ये बना है स्र। अब आप देख रहे हो, अगर मैं ये चर्चा करूं तो आप देखते हो क्या, ए 1 2 3 आपको दिखाई देगा। ये मूल, यहां पर ये मूल व्यंजन है,
ये मूल व्यंजन, ये मूल व्यंजन, ये स्वर है। अगर मैं ये बात कहूं कि ये कितने वर्ण हैं, तो अगर मैं कैलकुलेट करूं इसको 6 में कितने वर्ण हो गए, तो हमको 1.5 दिखाई पड़ते हैं। 1.5 दिखाई पड़ते हैं। आधा आधा, 1 और 1, आधा आधा, ये यहां इसके साथ। अब देखो 1.5 कैसे मैं बताया, इसका विश्लेषण करना। अब यहां ये मूल है, एक मूल है, ये दोनों को पूरा मूर्धन्य स लिखते हैं। ये पूरा हो गया, ये आधा हो गया, इसको 1.5 ही कहो। अब इसको मत जोड़ो, ये जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाती है, लेकिन ये इसको 1.5 में ही गिनती हम लोग करते हैं। तो चलिए इसका मैं वर्ण भेद कराया, परंपरागत व्यंजन वर्ण। अब यहां पर मिश्रित वर्ण को स्र के अंतर्गत रखा। आप कभी कभी बार बार पूछा जाता है कि मिश्रित व्यंजन वर्ण कौन है, तो आप स्र ही लिखेंगे, ये बात दिमाग में रखना है। और परंपरागत व्यंजन में 6 त्र ज्ञ, ये ध्यान रखें। और उसके बाद अगर ये मिश्रित की बात नहीं होती है तो परंपरागत में स्र भी आएगा, लेकिन अगर सेपरेट किया जा रहा है तो मिश्रित में स्र लिखना। अब कहिएगा, अब तीसरा है कि हमारे और आपके द्वारा बनाए गए, तीसरा इसमें। अब तीसरा जो आपका है, हमारे और आपके बनाए गए ये मिश्रित, ये संयुक्त व्यंजन, तो आप लिखते हो क्या, पक्का। आप खुद बना लेते हो, कच्चा आप खुद बनाते हो। अब आप ये क्या बना रहे हो, ये क संयुक्त कर रहे हो, क आ। अब यहां अगर पूरा विश्लेषण लोगे तब पहलन जोड़ अ जोड़, ये पक्का हो जाए। इस तरह से विश्लेषण करोगे तो आपको यहां प को हटा दें तो क संयुक्त यहां पर है, क को हटा दें तो च संयुक्त है। यहां खुद आप संयुक्त बना रहे, कोई भी लेटर की पुनरावृत्ति करके आप खुद बना रहे, तो ये हमारे और आपके द्वारा बनाए गए संयुक्त वर्ण हो जाते हैं। और यहां ये परंपरा से चली आ रही है, माने हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे पूर्वज भी इन चीजों को पढ़े थे, सब लोग पढ़े थे। ये व्यंजन वर्ण का एकदम आप डाटा, एक आईना जो हमने यहां पर प्रस्तुत किया और पार्टवाइज जो बांटा है, इसका फिगर आप अपने दिमाग में रख। अगर ये फिगर दिमाग में रख लेते हो तो वर्ण से जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसमें मिस्टेक नहीं करोगे, ये आपके लिए बेहतर होगा, वर्ण पहचान कर लो। तो चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल जो सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज है इसे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।